लेकिन वहाँ से आपने अपने बिज़नेस की बुनियाद रखी और अब उस बिज़नेस को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया है कि लोग अब आपसे सीखते हैं। एक नानी के किचन से बना हुआ खाना सबके घरों में पहुंचाना कि जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह ने दी है वो बेहतरीन फॉर्म में दी हैं। सिर्फ आप उसका प्रोसेस भी बेहतरीन करें, तैयब और हलाल स्टैंडर्ड्स पे करें और आप लोगों को दें तो वी आर बिट एक्सपेंसिव, लेकिन हम आपके दवाइयों के खर्चे बचाने की कोशिश करते हैं, हम आपके डॉक्टर के विजिट्स बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल नेचर के करीब रहें। जब से मैं उस नाश्ते पे आया हूँ मैंने ये पराठा वगैरह ये तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है ना, मैं बिल्कुल भी पराठा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। हम चाहते थे कि नानी और दादी के किचन में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था, कोई केमिकल नहीं था, कोई एसेंस नहीं थी, जो खुशबू थी वो उनकी मोहब्बत की खुशबू थी। और आप अपनी तरक्की में, अपने मसाइल में सबसे बड़ा ये रुकावट आप खुद होते हैं। आपके जार में भी नाश्ता होगा और वो इतना नीट और क्लीन होगा और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे कि आप डेली वो खा सकें। मतलब अगर रोटी नहीं है तो मुझे लगेगा पूरे दिन में कुछ मिसिंग है। तो हमने किनवा रोटी बना दी कि आप हैं, अकेली हैं आप इस इवेंट में, तो बैठने के लिए जगह दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़ है, पाकिस्तानी मुआशरे की ये बड़ी प्यारी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम मिस फौजिया, GTV पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आप एक इंस्पिरेशन हैं, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं कि जिसने एक बिज़नेस का आगाज़ किया और एक ऐसे मौके पे आगाज़ किया कि जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड होता है। लेकिन वहाँ से आपने अपने बिज़नेस की बुनियाद रखी और अब उस बिज़नेस को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया है कि लोग अब आपसे सीखते हैं, आपको मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है, मुख्तलिफ़ जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, उनमें आपको बुला के वहाँ से गाइडेंस ली जाती है। तो थोड़े से टिप्स मैं भी आपसे लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आपने इस सिलसिले का आगाज़ कहाँ से किया और ये आइडिया जो ये ग्रैनीज़ किचन का आइडिया है ख़ुसूसी तौर पे, जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल कर रही हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? और इसके पीछे अगर कोई पैशन है, कोई ख़ास रीज़न है तो वो भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया हुनैन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो एक औरत और फिर स्पेशली माँ के दिल से जुड़ी हुई बात है। जब भी मुश्किल आप पर आती है या आपके ख़ानदान पर आती है, तो आप उसको एक सर्टेन लेवल तक बेयर करते हैं, लेकिन जब आपके बच्चों पर बात आती है ना, तो आप वो बनते हैं जो मैं हूँ आज। मतलब मैं एक ऐसी खातून घर में जो 14 साल से सिर्फ किचन देख रही है अपने घर में, एक आम खातून जैसे घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, किचन में आप नाश्ता बना रहे हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना। वहाँ से एक सफ़र शुरू करना और वो इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना उसको, तो इसके पीछे सिर्फ एक माँ है। और कोविड आता है 2019 में, सबकी दुनिया बदल गई थी, बदल रही थी। सेम इसी तरह मेरे घर का जो एक छोटा सा यूनिट था, वो इस तरह से बदल गया कि हस्बैंड की जॉब क्विट हो गई। मल्टीनेशनल में बहुत अच्छा सर्व कर रहे थे वो। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरे पास क्या है। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ये देखता है कि उसके पास क्या स्किल है, क्या एनर्जी है, क्या काबिलियत है जिसको वो पैसे में बदल सकता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में यही फ़र्क होता है। बिजनेसमैन के पास बहुत सारा पैसा होता है और एंटरप्रेन्योर के पास जज्बा होता है काम करने का, मेहनत करने का और अपनी एबिलिटी को कन्वर्ट करने का पैसों में। तो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ थी कि नानी और दादी, यानी ग्रैनीज़ किचन, नानी और दादी का किचन है। तो जो बच्चे हैं वो रवायती ज़ायके, रवायती मोहब्बत जो किचन में होती थी और जो रवायती तरीक़ों से खाना बनता है, मतलब एक तो फ्रोज़न फूड भी खाना है ना, लेकिन जो घर में एक रवायती तरीक़ों से खाना बनता है, उसको हम एक ब्रांड की शक्ल में कैसे हर एक के घर में पहुँचा सकते हैं। तो ग्रैनीज़ किचन की इब्तिदा बेसिकली एक नानी के किचन से बना हुआ खाना सबके घरों में पहुँचाना है। अच्छा, ये बड़ा यूनिक नाम है ग्रैनीज़ किचन और जैसे आपने बताया कि ये नानी से इंस्पिरेशन आपने ली है और जैसे हमारे नानी दादी होती थी, उनके जो रसोई होती थी जिसको रसोई कहा जाता था, अब तो खैर किचन कहते हैं हम। तो उस रसोई में जिस तरह के मसाले रखे जाते थे वो ऑर्गेनिक होते थे। हमने नहीं देखा कि बाद में तो ये पैकेट्स में आने लगे ना। तो पहले हमने देखा था कि वो घर में ही पीसते थे उसको, घर में ही बनाते थे। तब उसमें से सब्जियां आ रही हैं या वो मसाले आ रहे हैं, उसी से जो है वो सारी चीज़ें बन रही होती थी। तो क्या कोई इंस्पिरेशन ये भी थी इसके पीछे कि अब जो ये जो प्रोसेस फूड आता है, जिसमें प्रोसेस मसाले भी हैं, इनकी ख़ास उम्र होती है और इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड होते हैं, क्या इनसे भी जान छुड़ानी थी लोगों की? क्योंकि कहीं न कहीं ये नुकसान तो दे रहे होते हैं। तो कोई ऐसी सोच भी इसके पीछे आपकी कार फ़रमा थी?
यही बुनियादी सोच थी, क्योंकि जो चीज़ की शेल्फ लाइफ 2 साल है ना, ये मेरा मैसेज है हर सुनने वाले के लिए कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल की शेल्फ लाइफ लिखी हुई है ना, वो समझ जाएँ कि वो आपकी बॉडी की शेल्फ लाइफ, आपके बॉडी ऑर्गन्स की जो शेल्फ लाइफ है, मतलब किडनी, लीवर, स्टमक, इनकी लाइफ को कम कर रहा है। और एसेंस डले हुए हैं, फूड कलर इस्तेमाल हो रहे हैं और सब आर्टिफिशियल हैं। हम चाहते थे कि नानी और दादी की किचन में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था, कोई केमिकल नहीं था, कोई एसेंस नहीं थी, जो खुशबू थी वो उनकी मोहब्बत की खुशबू थी, जिस वो मोहब्बत से उसको प्रोसेस करती थी। तो हमने ये कोशिश की है कि हमारे प्रोसेसेस बिल्कुल नेचुरल हों, यानी जो खेत में एक हल्दी पड़ी हुई है और आपके टेबल पर हल्दी आई है, आपके किचन में हल्दी आई है, वो बिल्कुल उसका एक सीधा सा प्रोसेस, उसमें कोई केमिकल ना हो। केमिकल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सुबह से शाम तक देखें तो हमें अल्टीमेटली लगेगा कि हम 70% केमिकल ले रहे हैं, आपके टूथपेस्ट से लेके आपके जो ब्रश जिस प्लास्टिक से बना हुआ है, उसके बाद जो आपने साबुन इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आप नाश्ते की टेबल पर गए तो जो ब्रेड आई है आपके सामने, जो आटा आया है, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है। मायो, केचप, तो हम चाहते थे फिर आप सालन में जो मसाला डाल रहे हैं उसमें, इवन नमक में, मतलब जिन चीज़ों में ज़रूरत भी नहीं है, उसमें कुछ एडिड चीज़ें हैं। तो हम ऐसे ही। चाहते थे कि जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह ने दी हैं वो बेहतरीन फॉर्म में दी हैं। सिर्फ आप उसका प्रोसेस भी बेहतरीन करें, तैयब और हलाल स्टैंडर्ड्स पे करें और आप लोगों को दें। तो उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन कम है, उन सारे प्रोसेसेस की कीमत है, ठीक है। जो ग्रैनीज़ किचन उनकी अवेयरनेस भी करता है और उन्हें साफ, तैयब और हलाल स्टैंडर्ड्स पे बनाता है। तो वी आर बिट एक्सपेंसिव, लेकिन हम आपके दवाइयों के खर्चे बचाने की कोशिश करते हैं, हम आपके डॉक्टर के विजिट्स बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल नेचर के करीब रहें। अच्छा, अगर लार्ज कैनवस में देखें इसको, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव नहीं है। उसकी यस, रीज़न ये है कि आपके जो डॉक्टर के खर्चे हैं, दवाओं के खर्चे हैं, और जो आपने जो आगे अब जब उम्र बढ़ती जाएगी तो वहाँ आपने जो है वो दवाएँ इस्तेमाल करनी है, वो सब बच के यहाँ पे लग रहा है। और उस हवाले से तो ये बड़े फ़ायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। ये बड़ा बिल्कुल। सस्ता प्रोडक्ट है सब। अच्छा, अभी आपने ना अभी गुफ्तगू में एक बड़ी खूबसूरत बात की है, और मेरे ज़रा अज़हान को उसने कैच किया है, वो ये कि हलाल और तैयब। जी, अच्छा, हलाल तो हमने सुना है कि हलाल फूड है, वो पाकिस्तान में भी होता है, वो बाहर भी होता है। हम कहीं जाते हैं यूएस में या यूरोप में जाते हैं तो हलाल फूड हमें मिल जाता है, उस पे लिखा हुआ होता है। तैयब क्या चीज़ है? और ये क्या डिफ़रेंस है हलाल और तैयब का? अच्छा, कुरान में अगर आप देखें ना तो आयत नंबर 168 है जिसमें हलाल और तैयब भी नहीं है, हलाल तैयब है। मतलब और का लफ्ज़ भी बीच में नहीं, ये इतना ज़रूरी है तैयब। हलाल क्या है? मुर्गी हलाल है हमारे लिए, लेकिन अगर उसका हल हम तकबीर पढ़कर नहीं कर रहे, तो वो हराम है। हराम है। फिर आपने जिस जगह पर उसको हलाल करने के बाद किसी नजस जगह पे रख दिया, तो वो भी हराम है। हुँ, तो बेसिकली प्रोसेसेस हराम है। अब मैं आपको स्पाइसेस में बताती हूँ कैसे है। अगर आप सर्दियों में, जैसे ये वाला सीज़न है और हल्दी का अगर आप प्रोसेस देखें, तो मैं कुछ आपको वीडियो क्लिप दूँगी जो आप अपने इस पॉडकास्ट में ज़रूर चलाइएगा। ओपन फील्ड है, वहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स फिर रहे हैं, उनका फुज़ला भी वहीं पर है और उसी ज़मीन में हल्दी निकाली है उन्होंने, उसको उसके ऊपर के बाल जड़ उतारी है और उन्होंने ओपन फील्ड में फैला दिया है। अब 20 से 25 दिन वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो तैयब नहीं रहा, हलाल प्रोडक्ट तैयब नहीं रही। हुँ, अगर उसके ऊपर जानवरों का फुजला गिर रहा है, ऊपर से आसमान से भी गिर रहा है, तो वो उसी फुजले के साथ खुश्क हो रहा है। सही। अब फिर आपने उसकी मिक्सिंग कर दी और सारा तो पूरे का पूरा आपने पूरी प्रोडक्ट ही कर दी खराब। फिर आप उसको प्रिजर्वेटिव डालेंगे ऑफ कोर्स हल्दी के अंदर, क्योंकि अब उसमें तो हराम चीज़ें हैं, उसमें कंटेमिनेशन है, उस कंटेमिनेशन के साथ ही वो खुश्क हुई है। फिर आप उसको करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालेंगे और उसका रंग सही करने के लिए उसमें कलर डालेंगे। दोनों चीज़ें खराब हो गई, तो अल्टीमेटली जो आप प्रोडक्ट आपके सामने पहुंची वो हलाल और तैयब नहीं रही। हम क्या करते हैं, हम हल्दी फार्म से लेते हैं, उसको हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे ब्लांच करते हैं। अच्छा। यानी अगर आपने हल्दी इतनी ब्लांच कर दी, इतनी उबाल दी कि उसका सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाएंगे। तो ये बड़ा तरीका है कि आपने कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए हल्दी ब्लांच की, उसके बाद फिर आपने उसको स्लाइस किया और डिहाइड्रेटर में डाल दिया। वो कवर डिहाइड्रेटर है और तकरीबन 8 से 9 घंटे में हल्दी तैयार हो जाती है। तो उसको कंटेमिनेशन का चांस ही नहीं मिलता और वो जिस प्रोसेसेस में होती है, जिस एरिया में होती है, जिस मशीन में होती है, वो तैयब स्टैंडर्ड पे है, फूड ग्रेड है। तो इसलिए हमने हलाल और तैयब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जब 2021 में ग्रैनीज़ किचन का हमने आगाज़ किया वाह! था। क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है हलाल तैयब, वाह ज़बरदस्त! मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैं ना आपका एक नाश्ता इस्तेमाल करता हूँ। मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब से मैं उस नाश्ते पे आया हूँ, मैंने
ये पराठा वगैरह ये तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है ना, मैं बिल्कुल भी पराठा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो वो है पोरेज, और उस पोरेज में जो है वो आपने ड्राइड फ्रूट्स भी डाले हैं और नट्स भी मौजूद हैं उसमें। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि इस तरह का भी नाश्ता हो सकता है? क्योंकि देखिए पंजाब में ख़ुसूसन मैं बात करूँ या पूरे पाकिस्तान में, हम जो नाश्ता हेल्दी समझ के खाते हैं, वो पाए हैं, वो चने हैं, वो नहारी है, इस तरह की चीज़ें हम हेल्दी समझते हैं, या पराठा हो गया या मुर्ग चना हो गया। तो ये जो पोरेज वाला नाश्ता है, ये आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया और इसका आइडिया कैसे आया? 2023 अगस्त की बात है। एक एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बताया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि वो वैल्यू एडिशन करती है और जी। वो उन माइंडसेट पे काम करती है जिस पे पहले काम ना हुआ हो। तो मार्केट में नाश्ता क्या था? अंडा पराठा है कॉमन, ब्रेड और पराठा है, रात के बचे हुए सालन के साथ आपने पराठा खा लिया। तो नाश्ते का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि आपके कैबिनेट में भी नाश्ता हो सकता है। मतलब आपके जार में भी नाश्ता होगा और वो इतना नीट और क्लीन होगा और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे कि आप डेली वो खा सकें। फिर कार्ब के साथ आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जो मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स आपके साथ आप उसको कंज्यूम करें और मॉर्निंग में, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन जो आपको पूरे दिन में चाहिए वो आप नाश्ते में ले लें। तो वो जो बादशाही नाश्ता था, वो असल में न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बादशाही होना चाहिए कि उसमें तमाम विटामिन और मिनरल हों और कार्ब्स भी हों, फैट भी हो, गुड फैट भी हो। तो उसके लिए हमें ख्याल आया कि पाकिस्तान में ओट्स खा रहे हैं लोग, लेकिन नट्स और सीड्स नहीं हैं, फिर उसमें फ्रूट्स नहीं हैं। अब या तो आपके पास 12 से 13 चीज़ें हों, फिर आप वो एक बोल बनाने में कामयाब होंगे, अदरवाइज़ कभी कोई चीज़ मिसिंग है, कभी कोई चीज़ मिसिंग है। फिर हमने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम किया कि कितने उनको न्यूट्रिएंट नट्स से चाहिए, कितने सीड से चाहिए, मेन कार्ब जो सोर्स है वो कितना चाहिए। फिर मीठे की क्रेविंग आपको होती है, हम लोग मीठा खाते हैं, पाकिस्तानी कल्चर में है, तो हमने उस स्वीट टूथ को सैटिस्फाई करने के लिए खजूर का पाउडर ऐड किया। मतलब चीनी कोई भी है, चाहे गुड़ है या शक्कर है, वो नुकसानदेह है, आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा। तो हमने उसमें खजूर का पाउडर ऐड किया। अच्छा। तो इस तरह ये हमने ये एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। 2023 20 अक्टूबर को हमने फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट लॉन्च की थी। अच्छा, मैंने ये देखा कि अभी इस तरह के अब प्रोडक्ट्स ना वो काफ़ी और ब्रांड्स भी हैं, वो भी सेल कर रहे होते हैं और मोर और लेस यही चीज़ होती है। तो आपने कभी इसको ट्रेडमार्क क्लेम नहीं किया, कभी इसको पेटेंट नहीं करवाया कि ये आइडिया अब किसी और को नहीं आना चाहिए, बस ये हम ही इसको सेल करें, तो ऐसा कुछ नहीं करवाया आपने? नहीं, हम इसमें खुश हैं। खाली ग्रैनीज़ किचन अगर एक ब्रांड है, तो वो पाकिस्तान में अब देखें कितने मिलियंस की आबादी मौजूद है। तो हम इस बात पर खुश हैं कि जो हम चीज़ को लेकर चले थे नाश्ते के कॉन्सेप्ट को, कि वो आपके बॉक्स में होना चाहिए, उसमें कुदरती अज्जा होने चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट पे और बहुत सारे ब्रांड जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कि हमने एक लेगेसी बनाई और उस पर सारे लोग हैं, और फिर ऑफ कोर्स वो सारे भी अपने-अपने हिसाब से मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे ये बड़ी बात है कि आपने जो है वो इतना फ़राख़दिली का मुज़ाहरा किया, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ कोई बनाता है, तो वो फ़ौरन कोशिश ये करता है कि उसको पेटेंट करवा ले, और अगर किसी ने खरीदनी है तो बस हमसे ही खरीदे, कोई और ना ले। तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को। इसमें हुनैन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसकी रूह जो होती है ना, वो हमेशा डिफरेंट ही सोचती है, हर पहलू के बारे में। हमारा काम सिर्फ़ एक नाश्ता बनाना नहीं है, हमने इसके बाद देखा कि किनवा जो है, वो लोग नहीं खा रहे डेली रूटीन में। फिर पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि हमें रोटी खानी है, मैं खुद मतलब अगर रोटी नहीं है तो मुझे लगेगा पूरे दिन में कुछ मिसिंग है। तो हमने किनवा रोटी बना दी, ये भी हम पाकिस्तान में इसमें पायनियर हैं। स्टिल अभी तक हम एक ब्रांड है जो ये करते हैं, बाकी हम प्राइवेट लेबलिंग में 1 से 2 और ब्रांड को दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो लोग डाइट पे होते हैं, उनके टेस्ट बड बेचारों के ऐसे होते हैं कि बोरिंग ही खाना खाना है। हमने इसमें अनारदाना भी डाला है, कसूरी मेथी भी डाली है, अजवाइन भी, आपको लगेगा पकौड़े खा रहे हैं रोटी के नाम पे। अच्छा। तो हमारा काम है कि हम नई से नई प्रोडक्ट लेकर आएँ और पीछे लोग उस लेगेसी को कैरी करें। वाह! ज़बरदस्त। अच्छा, ये किनवा क्या होती है? थोड़ा-सा इसको बताएँ कि ये किनवा रोटी आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, होती क्या है? क्या फ़ायदा है इसको खाने का? पकोड़े जैसा होता है ये, इसका टेस्ट भी इसी तरह आता है जैसे जो चीज़ें आपने इसमें डाल दी हैं। लेकिन एक्चुअल इसकी ग़िज़ाइयत में क्या चीज़ होती है और ये कैसे बेनिफिट करता है लोगों को? किनवा की जो हाइप पूरी दुनिया में क्रिएट हुई, वो जब सिद्धू जो एक क्रिकेटर हैं, उनकी मिसेस का जब कैंसर रिवर्स हुआ, तो उसमें 3-4 जो सुपर फूड थी उन्होंने काम किया। उसमें मोरिंगा था, किनवा था, और वो किनवा डेली बेसिस पे ले रहे थे। तो इसकी अवेयरनेस पूरी दुनिया में इंडीड उस वक़्त में हुई। और हम क्या करते हैं, किनवा बेसिकली एक ग्रेन है
और ये जैसे खसखस के दाने होते हैं इस तरह स्किन कलर का होता है, और इसमें कड़वा होता है, ये नॉर्मली आप नहीं खा सकते। फिर हम इसको एक प्रोसेस करते हैं जिसमें इसका ऊपर का सेपोनिन रिमूव किया जाता है, छिलका। उसके बाद जो किनवा बेसिकली है ये गुड कार्ब है, और इसके अंदर जो हमें गंदुम खा के जो एक इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, किनवा वो इन्फ्लेमेशन नहीं करता, आपको बहुत देर तक फुल फील करवाता है। फाइबर रिच डाइट है। इसको हमने बेसन के साथ मिक्स किया, और बेसन के बाद फिर हमने बहुत सारे वेजिटेबल इसमें ऐड किए। कैरेट भी होगी, कैबेज भी होगी, हरी प्याज वो इसमें मौजूद होगी, और सारे फिर मसाले होंगे जो कि पाकिस्तानी टेस्ट बड को चेरिश करते हैं। तो उसके साथ फिर हमने ये एक रोटी का वाह कॉन्सेप्ट दिया। ज़बरदस्त! इसका मतलब ये है कि ये गुड कार्ब है और आप रोटी की जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो हम यस। नॉर्मल आम रोटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी जगह पे किनवा इस्तेमाल किया जा सकता है। हुँ। इट्स वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि आप जो है वो डायरेक्ट भी सेल कर रहे हैं क्लाइंट्स को, और आप कुछ जो कंपनीज़ हैं उनको भी बेच रहे हैं। यानी आप बी टू सी भी कर रहे हैं और बी टू बी बिज़नेस भी कर रहे हैं। जी। तो ज़्यादा फ़ायदा आपको किस में हुआ है, अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ कि बी टू सी जो डायरेक्ट क्लाइंट को सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, या आप जो बाकी ब्रांड्स हैं उनको अगर आप बना के देखते हैं बतौर मैन्युफैक्चरर, उसमें आपको बिज़नेस के तौर पे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? दोनों मॉडल में इक्वल फ़ायदा है। बात ये है कि आप किस तरह से उस मॉडल को लेकर चल रहे हैं। अगर हम बी टू बी दे रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारा कैश फ्लो बहुत बेहतरीन हो जाता है। एक एंटरप्रेन्योर जो देखें, मेरा 25,000 का सेटअप था, मैंने 25,000 से काम शुरू किया, तो अब हमारा मार्केटिंग बजट ही 3 मिलियन है पर मंथ। तो यहाँ तक आने के लिए आपको कैश अच्छा चाहिए। बी टू बी मेरा वो कैश फ्लो सस्टेन करवाता है, और मैं बी टू सी को बेहतर पोज़ीशन कर सकती हूँ। तो दोनों मॉडल बेहतरीन है, और ये चाइना की जो मार्केट है, मैंने वहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं कि आपके पास अगर कोई अच्छी रेसिपी है, अच्छी प्रोडक्शन यूनिट है, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा लोगों को सर्व करें, और उस सिस्टम से जो 12 घंटे चलता है उसको 24 घंटे चलाकर शायद दूसरा बंदा वो सिस्टम 5 साल में डेवलप करे, लेकिन अगर आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो 5 दिन में लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो किसी के पास भी अगर बेहतरीन सिस्टम है तो वो बी टू बी मॉडल पे ज़रूर जाए, और बी टू सी में अपनी पोजीशनिंग बेहतर करे। अच्छा, एक सवाल पूछने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास ना प्रोडक्ट होती है और वो ये कोशिश करते हैं कि बस वो खुद ही बेचें, वो उसको रीब्रांडिंग ना करवाएँ या वो किसी और ब्रांड को वो सेल ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे उनकी अपनी जो है वो सेल या उनकी अपनी जो फाइनेंशियल है ना, वो कंस्ट्रेंट आते हैं उसमें, और वो लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैंने भी आपसे सवाल किया था, लेकिन अगर तो इन दोनों चीज़ों में बेनिफिट है तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगी बाकी लोगों को कि वो भी इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं, कि अगर आप खुद भी बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट और कोई आपके पास आता है कि हम भी आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, रीब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो वो ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसे ही है? बिल्कुल। पाकिस्तानी मार्केट में शुरू में इवन मैं खुद भी मुझे लगता था कि मेरी चीज़ें, मेरी रेसिपी चली जाएगी, कोई और बेच लेगा। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल लीडरशिप को पढ़ा, और मैंने इंटरनेशनली बिज़नेसेस को और एंटरप्रेन्योर को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी ग्रोथ इसलिए है। तो जो शख्स भी चाहता है कि उसकी वर्टिकल ग्रोथ हो, तो उसको चाहिए कि वो बी टू बी भी सर्व करे, बी टू सी भी, और पोज़ीशनिंग बेहतर करे अपनी। चलिए, बेहतरीन। अच्छा, अ, मेरे ज़हन में ना एक चीज़ और थी, वो आपसे मैं पूछना चाह रहा था, वो ये कि घी के हवाले से। घी को लेके ना बड़ी कन्फ्यूज़न है, और हमने देखा कि ख़ुसूसन अगर हम बात करें एक रिसर्च के मुताबिक, पिछले जो 6 दिहाइयाँ गुज़री हैं, 5 से 6 दिहाइयाँ, उसमें सारी दुनिया ने जो है वो कन्वर्ट किया है, वो पूरी अपनी एनर्जी लगाई है प्रोसेस्ड फूड की तरफ, प्रोसेस्ड चीज़ों की तरफ, जिसमें ऑयल पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहा है, तेल पे। अब वो चाहे आप व्हीकल्स की बात कर लें, आप बात कर लें, खाने की बात कर लें, तो हर चीज़ प्रोसेस पे चली गई है। हमने प्रोसेस्ड फूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, हमने तेल और डीज़ल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। अब जाके हमें रियलाइज़ हुआ है कि इससे ना सिर्फ़ दुनिया का नुकसान हुआ है, प्लैनेट अर्थ का, और यस। इससे जो है वो लोगों की सेहत भी कम हो गई है। यानी अगर आप देखें कि जो ज़िंदगी का स्पैन है, यस। जो एक शरह थी कि लोगों की जो उम्र होती थी, वो भी कम हो गई है, कि वर्ल्ड वाइड ये इफ़ेक्ट आया है। अब जाके जो है वो जब ये रियलाइज़ हुआ है, तो अब दुनिया मूव कर रही है ऑर्गेनिक के ऊपर, और अब ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रही है, पैसा भी उसी में ज़्यादा है, तो अगले 40-50 साल ऑर्गेनिक के हैं, अब एज़ पर द रिसर्च। इसी तनाज़ुर में घी के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमने एड्स देखे जब हम छोटे थे बचपन में। हम एड्स देखा करते थे, बड़े ब्रांड्स के ऐड आते थे, और वो कहते थे घी जो है वो आपको बीमार करता है,
और आप तेल इस्तेमाल करें, कनोला ऑयल इस्तेमाल करें, सनफ्लावर लें, ये लें, वो लें, पता नहीं कौन-कौन से ऑयल उन्होंने निकाले और वो बेचने लगे। अब हमें पता चलता है कि घी ज़्यादा बेहतर है। ऑयल जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो भी डिफरेंट होता है। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? क्योंकि आपकी अच्छी भली रिसर्च है इस पे। आप जो भी प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, पहले रिसर्च करती हैं, न्यूट्रिशन से पूछती हैं। सो इस घी के हवाले से आपका क्या कहना है कि वाक़ईन घी इस्तेमाल करना चाहिए या तेल ठीक है? देखिए, बैक टू बेसिक पूरी दुनिया जा रही है। अगर आप कैलिफ़ोर्निया में देखें, बिल गेट्स के देखें, उनके अपने फार्म हैं। अब वो टेक्नोलॉजी से हट के सब फार्मिंग की तरफ वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। एजाद फार्म यही कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा है। एआरबी फार्म इसी कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा है। तो हम जाएँगे, हमारी मजबूरी हो जाएगी जब हम इस तरह के सेहत के मसाइल देखेंगे। अब वही लोग जो रिसर्च करके कहते थे, एक पूरा माफिया था जिसने पहले एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप की, मिलियन ट्रिलियन डॉलर की, कि हमें ऑयल खाना है और घी नहीं खाना। और ये जब हम छोटे थे तब ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, और मैं सोचती थी कि जो चीज़ें हमारे सुन्नत में थी या आज से 1200-1300 साल पहले थी, और उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज एक्सपेक्टेंसी हमसे ज़्यादा थी, तो वो गलत कैसे हो सकती हैं? उनमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें नेचुरल की तरफ जाना ही पड़ेगा और हम जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों के लाइफ़स्टाइल और हमारे लाइफ़स्टाइल में फ़र्क था। इस वक़्त जिस जगह पर हम बैठे हैं एसी लगा हुआ है, हमें बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होगी। हम यहाँ से निकल के गाड़ी में बैठेंगे, उसमें भी हम कहेंगे कम्फ़र्ट करवा लें, एसी चलेगा। घर जाएँगे तो हम पंखा ऑन कर लेंगे। अब पहले ज़माने में लोग खेतों में काम करते थे। उनकी उनकी प्रैक्टिसेज़ ऐसी थी कि जो कुछ खाते थे, अगर वो घी खाते थे तो वो कंज़्यूम हो जाता था, उन कैलोरीज़ को बर्न कर लेते थे। अब हम कहते हैं कि आप हेल्दी कैलोरीज़ लें और उतनी कैलोरीज़ हैं जितनी आप बर्न कर सकते हैं। अगर तो आप जिम कर रहे हैं 1 घंटा, अगर आप वॉक कर रहे हैं 1 घंटा, तो फिर आप देसी घी खाएँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हार्ट का इश्यू नहीं होगा। एक कॉमन मिथ कि देसी घी मोटापा करता है, ये कॉमन मिथ है। एक्सेस कैलोरीज़ और कैलोरीज़ लेने के बाद बर्न ना करना मोटापा करता है। अच्छा, फैट तो है देसी ना? घी नहीं, वो गुड फैट है। ठीक है। बल्कि देसी घी के बारे में आपको मैं बताऊँ, ये जो कोलेजन पाउडर आजकल बहुत चले हुए हैं, हर जगह कोलेजन की बात हो जी। रही है, एंटी एजिंग। तो देसी घी जो आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, उसमें हेल्प आउट करता है वो। अच्छा। यस, आप इसको चैट जीपीटी पे जाइए, अब तो नया सर्च इंजन हमारा चैट जीपीटी है, गूगल पे जाइए, तो उस पे आप लिखें नेचुरल कोलेजन, तो वो आपको बताएगा कि देसी घी किस तरीके से हेल्प आउट करता है, उस कोलेजन की प्रोडक्शन में। तो ये तो हमारा असिस्टेंस है कि ये हमें हमारी मदद कर रहा है। तो ये एक पूरी पहले इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसने हमें हमारा पूरा इकोसिस्टम चेंज किया, वो जो पर्माकल्चर था, वो चेंज करके हमें ले आए, अब हमें दोबारा फार्मिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, और वही चीज़ हमें महँगे दामों दे बेच रहे हैं, फार्मिंग के नाम पे। तो जब भी कोई चीज़ मार्केट हो रही होती है, तो कंज़्यूमर को सोचना चाहिए। देखिए, कोई भी बंदा जो एक टीवी पे ऐड लगाता है, यकीनन उसने 3 से 4 करोड़ का बजट किया है, और उस 3 से 4 करोड़ से वो यकीनन 20 करोड़ कमाने वाला है। हुँ। तो हमारी पॉकेट से कमाएगा। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत क्या है। तो कोई भी ऐड, कोई भी इंडस्ट्री को फ़ॉलो करने से पहले, कंज़्यूम करने से पहले कंज़्यूमर को बाखबर होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये वैसे रिवाज नहीं है बाखबर रहने का। हम तो वो टीवी कमर्शियल्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जो दिख रहा होता है, बस उसको खरीद के खा रहे होते हैं, कंज़्यूम कर रहे होते हैं। मुझे घी के हवाले से ख़ैर काफ़ी और भी सवालात थे। एक तो ये था कि अगर मिसाल के तौर पे भी आपने शायद प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जी। आप खुद भी बेच रहे हैं घी, सेल करते हैं उसको। तो और कोई फ़वाइद हैं घी के? मसलन इसके अलावा ये कि मैंने देखा एक साहब हैं, वो रात में कहवे में घी डाल के पीते हैं। बिल्कुल। और उसका उनको कहना ये है कि इससे नींद बहुत अच्छी आती है, इससे थकन दूर होती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं घी के, तो और कुछ फ़वाइद ऐसे हैं कि जो अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल में जो घी को अगर हम ऐड करें, तो वो हम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप 1 टीस्पून डेली घी की कंज़म्पशन करें, वो आप किसी भी सूरत में कर लें, आप रोटी पे लगाकर खा लें, आप कहवे में अगर पी रहे हैं तो बहुत गुड प्रैक्टिस है। सबसे बेहतरीन गुड प्रैक्टिस जो है वो गरम पानी में हल्दी कहवे के साथ आप ले रहे हैं, तो वो आपके जो हल्दी के न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ हेल्प आउट करता है, और उसकी एनर्जी को 200 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। घी की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि ये किसी भी चीज़ के साथ मिले तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की एब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छी कर देता है। काली मिर्च की भी यही ख़ुसूसियत होती है। और आपकी आंतों में जो बच्चों की अब खुश्की है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं, वो उनकी वजह ही ये जो गुड डाइजेशन नहीं है, उसकी वजह ये है कि हम देसी घी नहीं ले रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, और वहाँ पे अभी ये रिसर्च, ये चीज़ें इस तरीके से नहीं चली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मोटा ना, मतलब मोटापा ना मुझे आए, और उन्होंने देसी घी नहीं खाया।
तो जब उनके बेबी की डिलीवरी हुई तो उसको इस तरह का सोराइसिस था उसकी पूरी बॉडी पे कि वो कपड़े नहीं उसको पहना पा रहे थे। अच्छा। वो इतनी स्किन एलर्जी। फिर उन्होंने उनकी जब पूरा पूछा तो उन्होंने पता चला कि उसने घी का इंटेक नहीं किया हुआ था बिल्कुल भी। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि जो इंसान के हर सेल को घी की ज़रूरत है। उसको आपके हमारे जो जॉइंट्स मूव करते हैं उसमें मोबिलिटी के लिए हमें चाहिए। तो ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ है जिससे पहले हमें थोड़ा सा दूर किया गया। बाद में फिर अभी वही लोग इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छे बड़े गुड पैकेज में शायद उसमें एसेंस भी हैं कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीज़ें एडिड हैं उसके साथ फिर हमें वो वापस दे रहे हैं। वो अच्छा था वो जो नानी और दादी का दौर था, चाटी से निकलते थे मक्खन और फिर देसी घी। तो वो बड़ा अच्छा कल्चर था जिसमें सेहत भी थी और ग़िज़ाइयत भी थी। अच्छा, प्रोडक्ट के हवाले से तो काफ़ी डिस्कशन हो गई है। एक बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में होता है हमेशा कि जब भी मैं किसी फीमेल एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, किसी कामयाब खातून से मिलता हूँ, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उनसे पूछूँ कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, वहाँ ये आम तासुर है कि ये मर्दों का मुआशरा है। मर्द डोमिनेट करते हैं, मर्द हुक्मरानी करते हैं सारी चीज़ों में, चाहे वो कारोबार हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मीडिया हो, किसी भी फील्ड में आप देखें, मर्दों की डोमिनेशन है, वही अथॉरिटी रखते हैं, वही हुक्म चलाते हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा? आपको अच्छे खासे साल हो गए हैं बिज़नेस करते हुए, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, खुद आपने आइडियाज़ लिया है। तो मर्दों के साथ कैसा आपका जो है वो तजुर्बा रहा? कितनी मुश्किलात आईं? कितने मर्दों ने तंग किया? कितने मर्द जो हैं वो रुकावट बने आपकी इस जर्नी में जो शुरू से लेके आखिर तक? क्या-क्या चैलेंजेस देखे? अच्छा हुनैन, बहुत खूबसूरत और अच्छा सवाल है। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें तो अ, ऐसी हैं जो शायद वो टीआरपी लेने के लिए, शायद वो वायरल होने के लिए कुछ चीज़ें इस तरह की कही जाती हैं। मुझे 4 साल हो गए मार्केट में और अब 1 साल से मैं मतलब मेरे हस्बैंड जो आतिफ़ हैं मैं उनके साथ विज़िट करती हूँ। अदरवाइज़ 3 साल मैं अकेली इस मार्केट में मुख्तलिफ़ इवेंट्स में जाती थी, एज़ अ स्पीकर भी जाती थी, पहले एज़ अ ट्रेनी भी जाती रही हूँ, अटेंड करने भी जाती रही हूँ। और ऑफ़ कोर्स जैसे आपने कहा मर्दों का मुआशरा है, मुझे आज तक मतलब सिंगल टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं हुआ। बल्कि जब मैं आतिफ़ मेरे साथ नहीं होते थे तो मुझे ज़्यादा लोग प्रोटेक्ट करते थे कि आप हैं, अकेली हैं आप इस इवेंट में तो बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तानी मुआशरे की ये बड़ी प्यारी चीज़ है कि जब खातून, मैं सिर्फ मैं नहीं, मैंने ये भी देखा बहुत सारी और ख़वातीन आ रही हैं तो मर्द उनको उठ के जगह दे रहे हैं। उनको अगर अनाउंस कर रहे हैं तो उसमें पहले फीमेल स्पीकर को अनाउंस किया जा रहा है। मैं भी उस ये सारी फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें मैंने ग्रेस एन्जॉय की हुई है। तो मुझे आज तक कभी कोई सिंगल ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो। और मैं कहती हूँ कि जब ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है तो मेरे पास, यानी उससे अगले दिन 365 साल होते हैं ना दोबारा वो आलमी दिन आने में, तो मेरे पास 365 जो मेरे भाई इस लाहौर इंडस्ट्री में हैं, वो 365 लोग मौजूद हैं जो मैं रोज़ एक के बारे में लिखूँ कि इन्होंने मुझे कैसे-कैसे हेल्प आउट किया। अच्छा, मतलब वाक़ईन ऐसा हुआ है? क्योंकि मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये जवाब देंगी। यूजुअली होता है कि जब हम पूछते हैं इस सवाल को ख़वातीन से कि आपको क्या चैलेंजेस आई हैं, तो वो तो एक अंबार होता है चैलेंजेस का कि मर्द जो है वो इस तरह परेशान करते हैं, हमें फ़लाँ जगह ये हैरेसमेंट हुई, फ़लाँ जगह ये प्रॉब्लम हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, यकीनन होता होगा और एक्सपीरियंसेस उनके भी होते होंगे। लेकिन आप तो बिल्कुल अलग बात बता रही हैं। बिल्कुल, ये है, होता होगा, हम उनको नेगेट नहीं कर रहे ऑफ़ कोर्स, किसी के साथ अगर एक्सपीरियंस है तो वो उसको वैसा फ़ेस करना पड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बड़ी वाज़िया बता दूँ कि जब मैं घर से निकल कर इंडस्ट्री में आई थी, तो सबसे ज़्यादा जो तरबियत की थी ना, वो मैंने खुद की थी। और य आप अपनी तरक्की में, अपने मसाइल में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद होते हैं। आप खुद ही होते हैं जो अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। और जब आप उसको ओवरकम करते हैं ना और अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसाइल आपके आने से आप तक आने से पहले ही वो आपके लिए सॉल्यूशन बन चुके होते हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है क्योंकि अगर मतलब मैं भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ। अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट था, उसमें भी यही बात थी कि देखें आप भी मुझे प्रमोट कर रहे हैं ना, इस तरह के 100 पॉडकास्ट हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, कासिम अली शाह साहब ने पहला प्लेटफॉर्म मीडिया का दिया, तो मेरे इंटरव्यू करने वाले भी वही थे, मुझे प्रमोट करने वाले भी एक मर्द ही था।
आज आपके सामने बैठी हूँ, शहजाद रोशन गिलानी हैं, जावेद इकबाल हैं ग्रीन गार्डन वाले, इब्ने फाजिल भाई हैं। तो ये सब लोग वो थे जिन्होंने मुझे धमकी दी, प्रमोट किया, फ्री में मुझे जगह मिलती थी, आप एग्जीबिशन कर लें यहाँ पे। उनके लोग मेरा सामान उठा के रिक्शे तक रख कर आते थे। पहले तो मैं मतलब इन ड्राइव करवाती थी, तो मैं रिक्शे, तो इतना हेल्पिंग होना, वो सब मर्द ही थे, औरतें नहीं थी। तो ये तो इतना खूबसूरत चेहरा है जो मुझे लगता है दिखाना चाहिए। प्रॉब्लम देयर, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खूबसूरत चेहरा भी लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारे मर्द ये बड़े खूबसूरत है। और मैं जो आज तक मैं, मेरे 20 21 22 साल तो मैंने लोकल ट्रैवल किए जब मैं गांव में रहती थी। तो जब हम बस में चढ़ते थे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, फ़ौरन कोई ना कोई बच्चा आदमी उठ जाता था और कहता था आप बैठ जाएं। ये वही मर्द है ना, हमारे मुआशरे के, तो इनको ज़रूर चलिए, बड़ा हाईलाइट अच्छा करना लग रहा है कि आपसे कॉम्प्लीमेंट सुन के अपने बारे में कि चाहिए। किसी ने तो तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया आपका इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए। खौफ ज़रूर होता होगा ज़हन में जब आपने शुरू किया होगा, क्योंकि बड़ी बातें होती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खौफ ज़रूर रहता होगा कि ये मसाइल थे। लेकिन इसमें पैगाम है और जो मैं समझ सका हूँ वो ये कि अगर आप खुद अपने आप को तैयार कर लें, आप खुद अपनी तरबियत करके जाएँ, तो आप हर कंडीशन में, हर सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं और अपने लिए तरक्की की, कामयाबी की राहें तलाश कर सकते हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो मुझे आपकी शख्सियत में नज़र आता है और मैं आज जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी ज़ुबानी ही मैं सुन सकूँ कि देखिए, एक तो होती है आपकी, आजकल बड़ी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात होती है ना, एआई है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आप बड़ा कुछ सीख रहे हैं, बहुत आपकी हेल्प कर रहा है, दुनिया को टेक ओवर कर रहा है। एक होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी जगह से और आप स्पिरिचुअल एनर्जी ले रहे होते हैं। मतलब जब हम डाउन होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो कोई ना कोई इंट्यूटिवली कोई ऐसे सोर्स होता है जो हमें हेल्प करता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा सोर्स रहा है जो स्पिरिचुअली आपको हेल्प करता हो, आपके इंट्यूशंस में जो है वो बात मौजूद होती हो, जहाँ से आप एनर्जी, पावर लेती हो? बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे मुश्किल दिन हैं ना, वो तकरीबन 1000 दिन हैं, 3 साल, जिसमें काम नहीं चल रहा और बिल्कुल नहीं चल रहा। और उन 3 सालों में रोज़ आप सुबह उठेंगे तो आपकी बुनियादी ज़रूरतें वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं और आपको चाहिए। अच्छा, अब उस दौरान रोज़ आपको एनर्जी चाहिए, जैसे आपको नाश्ते के टाइम चाहिए, फिर दोपहर के खाने और शाम को खाने को। तो वो जो पूरा एक दिन है ना मेरा, वो उसकी एनर्जी मैं रात से लेती थी। और रात में ये बात सोचती थी कि अल्लाह के साथ जो मेरा कनेक्शन था, वो बड़ा खूबसूरत। मैंने अल्लाह को ना अपना दोस्त की तरह भी मैंने पाया, और कभी ऐसा था उस्ताद की तरह। मतलब मैं अल्लाह से इस तरह बातें करती थी मनाजात के, उसको सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे बात करें और आप उसे कहें कि आपके साथ ये हो गया और फला ने ऐसा कर दिया है और आप तो ये चाहते थे। तो वो जो सारा टाइम था ना, वो मेरा एक अलग कनेक्शन बिल्ड हुआ। इससे पहले हम सब दुआएँ माँगते हैं, मैं भी दुआ माँगती थी, नमाज़ पढ़ना है, रमज़ान का आना है, वो एक आम चीज़ थी। मुझे ये लगता है कि वो जो 1000 साल थे ना, उन्होंने मुझे एक अलग इंसान बनाया और वो अलग तरह का ताल्लुक था। और एक कुछ वक़्त ऐसा है जिसमें आपके साथ कोई नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है। तो मुझे जब वो वक़्त मेरे पर आता था तो मैं यही सोचती थी कि इसमें मेरे अल्लाह की क्या हिकमत है। तो मुझे लगा कि उस वक़्त खुदा मेरे सामने है और वो कहता है कि आप, मैं हूँ। अल्लाह ताला आपको जब दुनिया से मायूस करता है, तो वो जो चीज़ें मेरी डेवलप हुई ना, वो जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुआ उन 1000 दिनों में, वो मुझे आज भी हिम्मत देता है। और कोई मुश्किल जब मुझ पर आती है या कोई परेशानी होती है, तो मुझे समझ होती है कि ये कुछ सिखाने के लिए है, ये मेरी अल्लाह मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि इसको 100 रुपए देंगे और ये 100 रुपए मैनेज करेगा, तो आप 100 रुपए देते हैं। फिर जो बड़ा बच्चा होता है उसको आप 1000 दे के भेजते हैं। 5000 आप किसी आम इंसान के हाथ में देकर नहीं भेजते, थोड़ा और बड़ा बच्चा। तो मुझे लगता है कि ये जो अब हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम हैं, तो ये अल्लाह ने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की, अपने पे ट्रस्ट भी किया, फिर हमारी ड्यूटी भी लगाई कि हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस ज़मीन पर कैसे खर्च करना है। सुभान अल्लाह। आपने पे बैक भी तो हुँ। करना है ना। तो वहीं से अल्टीमेट इंस्पिरेशन अल्लाह ही है। नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी कि ये जो आज़माइशें हम पर आती हैं, तो असल में ये हमें मज़बूत करने के लिए हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं है। और वो कहते हैं ना कि खुदा किसी भी शख्स पे
उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश नहीं डालता। तो अगर हम यही बात समझ जाएँ कि हम पे जो मुश्किलात आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, ये इस वजह से हैं कि हम मज़बूत हो सकें, हम बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें, तो हमारे अंदर ताकत भी आ जाती है, हिम्मत भी आ जाती है, हौसला भी आता है कि हम जितना भी बड़ा कोई चैलेंज आ जाए, उससे मुकाबला कर सकें। वो कहते हैं ना कि ए जज़्बा ए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ मुकाबला आ जाए, जाए। मंज़िल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंज़िल आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप खुद चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने आप को आमादा करें, तैयार हों, जिस तरह से आपने किया। तो ये बड़ी खूबसूरत आपकी स्टोरी है, शुरू से आखिर तक कि आपने 25,000 से जो है वो एक सफ़र का आगाज़ किया और अब मिलियंस में 25 मिलियन तो ख़ैर कुछ छोटी बात हो गई है। और आपके लिए दुआ है कि खुदा आपको इससे ज़्यादा नवाज़े। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद बतौर कामयाब एंटरप्रेन्योर, जो हमारी बच्चियां जो हैं वो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रही हैं या उन तक ये वीडियो पैगाम जाएगा, आप उनको क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करें, कैसे अपने लिए जो है वो गोल्स के टारगेट सेट करें और उनका जो है वो तरीका क्या होना चाहिए, मतलब डे टू डे उनकी क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो ये एक मैसेज एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको ना एक चीज़ बताऊँ, 2 चीज़ें मुझे लगता है कि इस वक़्त जो ऐज में बच्चियाँ हैं और लड़के हैं, उनके अंदर 2 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। जब हम अपने गोल सेट करते हैं ना, तो अनफॉर्च्युनेटली हमें लगता है जो ख़ानदान बनाना है, ये गोल नहीं है। और अगर हम नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो वो एक वही गोल है। दोनों के दरमियान बैलेंस रखना असल गोल आपका ये होना चाहिए। मैं पहले मेरा प्रोफ़ेशनल करियर था, जब मैंने वो छोड़ा तो और मैं घर में आई, तो मैंने घर को भी गोल की तरह लिया कि मैंने कामयाब होना है इसमें। ये छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब मैं घर भी सँभालती हूँ और मैं काम भी सँभालती हूँ और दोनों को बैलेंस करती हूँ। तो बेसिकली हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में अनफॉर्च्युनेटली जब सिखाया जाता है, तो इतना गोल ओरिएंटेड सिखा दिया जाता है कि बच्चे इमोशनली इंसानों से कैसे कनेक्ट करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ-बाप से, अपने बहन-भाइयों से कैसे कनेक्ट करें, वो भूल जाते हैं। अगर वो उस तरफ कनेक्ट करते हैं, तो वो ये वाली साइड भूल जाते हैं। तो यंगर जनरेशन को यही मैसेज है कि अपने गोल्स जो सेट करें, उसके दरमियान म्याना रवि रखें और दोनों को बैलेंस लेके चलें। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और इमोशनली नहीं है, तो भी आप ज़ीरो हो जाएँगे किसी वक़्त में जाकर। और अगर आपने इमोशनली चीज़ें बहुत अच्छी रखी हुई हैं, आपके फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहे हैं, आपने काम नहीं किया, तो फिर आप वो भी कहीं न कहीं ज़ीरो हो जाएँगे, क्योंकि आपकी सर्वाइवल की जंग है ही पैसों से। तो दोनों चीज़ों को इस वक़्त मैनेज करके चलना और घर को, इमोशंस को और अपनी फैमिली को भी गोल समझ के चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, यानी गो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है बैलेंस। आपने, फैमिली को यानी कि आपकी जो लाइफ़ है उसको और आपकी वर्क लाइफ़ है, इन दोनों को आपने बैलेंस रखना है। ये सारी दुनिया तवाज़ुन पे कायम है, तमा सारी कायनात तवाज़ुन पे कायम है और अगर किसी भी चीज़ का तवाज़ुन बिगड़ जाए, तो ये कायनात जो है फ़ना हो जाएगी। तो अगर हम भी अपनी लाइफ़ में बैलेंस नहीं रखेंगे, तो हमारी लाइफ़ भी फ़ना हो जाएगी। मैं ये मैसेज अख़ज़ कर सका हूँ आपकी आज की इस गुफ्तगू से, बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।